स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूके कैंपस। आई एम सौरभ। और जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो चुका है। और जो प्रोबेबल डेट्स हैं यूपीएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो या तो अगस्त होगा या सितंबर होगा। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हैं यूके कैंपस के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। तो ये जो आपको टाइम मिला है ये डिमोटिवेट होने का टाइम नहीं है। अपनी तैयारी में जो छोटी मोटी कमियां रह गई होंगी, जो लूप होल्स छूट गए होंगे, उनको और बेहतर करने का और अपनी तैयारी को थोड़ा और बुलंदी देने का, सो दैट कि ये अटेम्प्ट आप क्लियर करके ले जाएं यूपीएससी ईपीएफओ का। ये आपको एक अच्छा खासा वक्त मिल गया है। ये जो एग्जाम है आपका ईपीएफओ का, इसका जो सिलेबस है वो मैं आपको एक बार जो सिलेबस के मेन डिवीजन है वो बता देता हूँ। और जो डिवीजन के अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं, उस टॉपिक में क्या क्या और पूछा जाने वाला है, वो एक बार मैं वेटेज के साथ डिस्कस कर दूंगा। इससे आपको मदद क्या मिलेगी कि जो प्रिपरेशन आपने की है तो आप देख पाएंगे कि उसमें क्या छूट गया है और किन चीजों को आपको फिर से एक बार रिवाइज करना चाहिए या और पढ़ के और मेहनत से उनको सुदृढ़ करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं वन बाय वन आपके लिए सिलेबस बताता हूँ। ये आप अच्छे से जान रहे हैं कि 120 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और ये एग्जाम बाकी एग्जाम से डिफरेंट और इजी इसलिए माना जाता है कि एक रिटन टेस्ट के बाद इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स, मेंस या टीयर 1 टीयर 2 वाला इसमें कोई गेम नहीं है। आप क्या करते हैं, एक रिटन टेस्ट देते हैं जो बैंकिंग लेवल से थोड़ा सा ऊपर और यूपीएससी के सिविल सर्विसेज से थोड़ा सा नीचे माना जाता है। ये सब कंसिडरेशन से ये एग्जाम सारे ही इंपॉर्टेंट है और इक्वली सब में अपना अपना वेटेज है चीजों का। तो सबसे पहले सिलेबस की जब डिस्कशन हम करेंगे तो आप देखिए 9 पॉइंट्स में इनको बांटा गया है, 9 डिवीजन से। सबसे पहला है आपका जनरल इंग्लिश। तो आपने बैंकिंग के अगर एग्जाम्स देखे होंगे या सीडीएस का कोई एग्जाम या एसएससी का ही एग्जाम आपने देखा होगा, तो आपको पता है जनरल इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। क्लोज टेस्ट है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, स्पॉटिंग द एरर्स है। इन सब पे वन बाय वन डिस्कशन करेंगे हम लोग। दूसरा पॉइंट है आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज, क्या क्या इंडिया में चल रहा है। इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन सब के साथ आपको करंट अफेयर्स भी करने होंगे। जो अगला पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना, चूंकि आप लोग कोई जीएस की प्रिपरेशन कर चुके होंगे, क्वांट कर चुके होंगे, इंग्लिश कर चुके होंगे, रीजनिंग भी कर चुके होंगे, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और अगला पॉइंट भी ये उनमें से नहीं है जो जनरली हम लोग प्रिपेयर करते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। जो नेक्स्ट है जनरल साइंस। जनरल साइंस में 3 चीजें आप समझते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बदले अगर मैं लाइफ साइंस कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा। और कुछ बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें कहां से पढ़नी है उनको भी मैं आपको रेफर करूंगा, लेकिन वन बाय वन 2 टॉपिक्स और है, पहले उनको चेक कर लें। अगला है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी और साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको आप क्वांट के नाम से भी जानते हैं। इनमें भी कुछ अच्छे टॉपिक्स हैं, जो 4-5 टॉपिक आप कवर कर लें तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, जिसके अंदर हम बहुत सारे एक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंटल पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं वन बाय वन इन डिविजन्स के अंदर, इन टॉपिक के अंदर क्या क्या मेन कंपोनेंट है जो पूछा जाता है वो मैं आपके लिए डिस्कस करता हूं। चलिए अब देखिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं ईपीएफओ में जनरल इंग्लिश से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। सबसे पहले एरर स्पॉटिंग। तो एरर स्पॉटिंग क्या होता है आप समझते हैं, जब ग्रामर के रूल्स के थ्रू आप किसी सेंटेंस में कौन सा पार्ट ABCD आपको मिलेगा, उसमें कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, ये आपको फाइंड करना होता है। दूसरा है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है कि एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर आपको नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 करके कुछ ब्लैंक्स दिए जाते हैं और 1 2 3 4 5 नंबर के बदले 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। उन 4 ऑप्शन में से कोई एक जो सुटेबल ऑप्शन आपको लगे वो आपको पुट करके, बेसिकली ये भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है, ध्यान रखिएगा। और फिल इन द ब्लैंक मतलब मैंने अलग से भी लिखा है, क्योंकि कभी कभी आपको सिंगल क्वेश्चन के ब्लैंक भी पूछे जाते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ काम आपके पास मेन जो है वो प्रेपोजिशन का होता है और वर्ब्स का होता है। कभी कभी थोड़ा बहुत वोकैब भी चल जाता है इसके अंदर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो थोड़ा परेशान भी करती है बच्चों को, वो है पैराजम्बल्स। अब पैराजम्बल्स क्या होता है कि ये एक्चुअल में ये उल्टा वर्ड है। ये जो एक्चुअल नाम है ये है जम्बल्ड पैराग्राफ। एक पैराग्राफ के 3-4-5 सेंटेंसेस को ऊपर नीचे कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ABCD में 4 सेंटेंस है, तो आपको ABCD को अरेंज करना है और इनको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ के अंदर बदलना है, जिनके लिए अभी आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। फ्रेज रिप्लेसमेंट, स्पेलिंग्स
अब देखिए स्पेलिंग क्या है कि आपको किसी किसी क्वेश्चन में चार, एक ही वर्ड के चार स्पेलिंग अलग अलग मिल जाएंगे, आपको फाइंड आउट करना है कि उनमें से कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोग समझ ही रहे हैं, आपको एक पैराग्राफ या पैसेज दिया गया रहेगा, उसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और उसके अंदर भी ध्यान रखिएगा कुछ वोकैब के क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैंने वोकैबुलरी सबसे लास्ट में लिखा है। तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा तकरीबन 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक दो ऊपर नीचे वो हो जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर। और अगर आप मुझसे पूछें कि कहाँ से प्रिपरेशन की जाए या कहाँ से देखा जाए कि मेरी तैयारी कैसी है, तो आप किसी भी सीडीएस वाला कोई भी बुक ले लो, उसमें पिछले 3-4-5 साल के क्वेश्चन सब बना के देखिए और वहां जो स्कोर आपका है वो समझ के चलिएगा कि इसका लेवल बिल्कुल वही है। ईपीएफओ के जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल वही है जो सीडीएस में पूछा जाता है। अगर आपने 5-6-7 सेट अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए सीडीएस के, समझिए जनरल इंग्लिश इज डन। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा द कार्नेटिक वॉर का, दूसरा इन्वेजन ऑफ बंगाल, ठीक, उसके बाद मैसूर वॉर, द एंग्लो मराठा वॉर, रेगुलेटिंग एंड पिट्स इंडिया एक्ट, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1857 का रिवोल्ट काफी इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने ये लिखा नेशनल मूवमेंट, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा है, ये 20-30 साल के आसपास की पूरी कहानी है। इसके अंदर स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन सबको भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा। सूरत स्प्लिट और इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी इसमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टॉपिक्स मैंने आपको बोले हैं उसको रेफर आप करेंगे स्पेक्ट्रम वाली बुक से, जो सीएससी के लिए बचे, बहुत फेमस बुक है ये और राजीव अहीर इसके ऑथर हैं, तो आप उसको रेफर कर लीजिएगा। दैट इज मोर देन एनफ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। और जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आप जिस भी मंथली मैगजीन से आप अपना करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आप बस उसी मंथली मैगजीन को रेफर करिएगा, कुछ भी अलग से इसमें नहीं करना है। और डेवलपमेंट इश्यूज के अंदर, डेवलपमेंटल इश्यूज के अंदर जो भी गवर्नमेंट के एक्ट्स वगैरह पब्लिक हो रहे हैं उन सबको आप ध्यान से देखते। चलिए अब हमें जानना है इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स के बारे में, और ये ध्यान रखिएगा 5 से 6 क्वेश्चन के आसपास इससे जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसका हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन, इसके फीचर्स और इसके जो अमेंडमेंट्स जो भी रिसेंट होंगे उसके बारे में आपको जानना है। यूनियन एंड स्टेट्स का फंक्शंस और इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, इसका कंडक्ट और पावर एंड प्रिविलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वेलफेयर स्कीम्स ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस, जो सेंटर लाती है और जो स्टेट वाले लाते हैं, वो दोनों आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस के अंदर आपको ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को बहुत ध्यान से देखना है, और ई गवर्नेंस का एप्लीकेशन, इनके मॉडल्स, इनके लिमिटेशंस और इसका पोटेंशियल, ये सब आपको देखना है। सिटीजन्स चार्टर, और कोई भी एग्जाम हो, छोटे लेवल का हो, बड़े लेवल का हो, लोअर से अपर लेवल तक, तो जो एग्जामिनेशन बॉडी, जो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है वो है आपका पंचायती राज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना अंडरलाइन किया जाए उतना कम है। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी और राइट इश्यूज देख लीजिएगा। अब आप पूछेंगे ये सब चीजें मिलेंगी कहाँ से, तो आपको ये मिलेंगी, ये नाम जो है किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, लक्ष्मीकांत, इससे बेहतर का बुक है ही नहीं इंडियन पॉलिटी के लिए, ये सब आपको वही मिल जाएंगे और इसके अलावा आपको कुछ और ढूंढना नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। तो इंडियन इकोनॉमी से 5 से 6 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली पूछे जाते हैं, और जब आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो साथ में करंट अफेयर को आप नहीं छोड़ सकते। तो करंट अफेयर के भी 10 क्वेश्चन होते हैं, तो इन दोनों को मिला के 15 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आपको पूछे जाते हैं, किनसे, इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स को मिलाकर। ठीक, तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक, यूज एंड ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस, अगला है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट्स, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे इस बात को, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए सबसे पहले यही टर्म्स आते हैं। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, अगला है आपका इंक्लूजन। इंक्लूजन के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है, इसका डेफिनेशन, इसका रेलिवेंस, इसके टाइप्स, इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसको एफआई भी कहते हैं, रीसेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं।
ठीक। और जब आप फिस्कल पॉलिसीज की आप बात करेंगे, डेफिनेशन, कंपोनेंट्स, रिसीट्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट्स, टैक्स रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और बजट। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग ना सागर में घुसना चाहते हैं, उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन इकोनॉमी को तैयार करने के लिए आपको बिल्कुल भी रमेश सिंह में नहीं जाना, वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड बुक है, आपको रामायण नहीं पढ़नी। ध्यान रखिएगा, अगर आप क्लास 11 और 12 इन दोनों का एनसीईआरटी भी अगर आप ठीक से कर लेते हैं तो दैट विल डू। बात आ गई समझ में? आपको रमेश सिंह को नहीं कंसल्ट करना है ईपीएफओ के इंडियन इकोनॉमी के लिए। क्लास 11-12 का एनसीईआरटी इज मोर देन। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिससे ऑलमोस्ट देखिए जो भी क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ पूछे जाते हैं वो अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक दो ऊपर नीचे के लिए परेशान नहीं होइएगा। इसके अंदर जो टॉपिक्स जो आपको ध्यान से पढ़ने हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, एडजस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सबको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल्स ये देखना है। और लास्ट सब्सिडियरी लेजर्स एंड स्पेशल जर्नल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में से। ठीक, तो इन पांचों टॉपिक को बहुत आपको अकाउंट्स के अंदर बहुत ध्यान से देखना है। ये जो पांचों टॉपिक है ये आपको पढ़ने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। चौधरी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ईपीएफओ के लिए ही आती है, और करण चौधरी इसके ऑथर हैं। ये बुक ले लीजिएगा, ये बुक आपके लिए मोर देन एनफ है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब देखिए, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा नहीं ध्यान देना, जो मैं छोटी छोटी चीजें कह रहा हूँ पढ़िएगा और यही बहुत है। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल जरूर पढ़िएगा। ठीक, मॉडल ऑफ लेबर रिफॉर्म जरूर पढ़िएगा, ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद लेबर लॉज के अंदर अबाउट लेबर लॉज, इसके टाइप्स क्या क्या है, एरियाज इम्प्लीमेंटेड, सेक्टर्स एप्लीकेबल, और एक पूरा एक ओवरव्यू आपके पास इसका होना चाहिए। और एक टॉपिक और मैंने इसी के अंदर जोड़ दिया है, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, है ना। इसमें आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, गवर्नमेंटल स्कीम्स के बारे में जान लेना है। ये आपको पीडीएफ कहीं से अवेलेबल हो जाएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जैसे आईएलओ क्या है, ईपीएफओ क्या है, आईआरसी क्या है, ये सब आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, ये जो ऊपर के दोनों नाम है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज, ये तो आपको वही चौधरी पब्लिकेशन से मिल जाएगा, करण चौधरी जिसकी बात कही थी मैंने, है ना। चौधरी पब्लिकेशन में फिर भी लिख देता हूँ, और ये आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो ध्यान से इन चीजों को देख लीजिएगा, है ना। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इन तीनों टॉपिक को मिला के 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ा पार्ट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो बहुत ध्यान से इनकी तैयारी आपको करनी है। 8th टॉपिक है जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, जिसके अंदर आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें क्वांट की पहले अगर हम लोग बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो नंबर सिस्टम, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो से भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। और डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर चार्ट्स के क्वेश्चन, ग्राफ्स के क्वेश्चन और टेबल्स के क्वेश्चन देखे गए। ठीक है, अगर हम बात करें जनरल मेंटल एबिलिटी की, तो डेटा सफिशिएंसी, सिलोजिज्म और पजल्स टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, इनको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। लेकिन जिनको मैंने अंडरलाइन किया प्लीज उस पर थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जब ईपीएफओ के एग्जाम को अपियर करने जाते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ निगेटिव मार्किंग भी है, तो एक्यूरेसी भी उतना ही मैटर करता है। ठीक है, तो जो जो ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया आपके लिए। और इन दोनों टॉपिक को, जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांट को करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप बचपन से इस नाम को जानते हैं, आरएस अग्रवाल। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, तो आरएस अग्रवाल की जो कॉम्पिटिशंस के लिए बुक आती है वो आप ले लीजिए, दैट इज मोर देन एनफ, आपको और कहीं भी नहीं भटकना। चलिए, अब सिलेबस का आखिरी पड़ाव है आपका जनरल साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जनरल साइंस के अंदर 3 चीजें जो बचपन से आप जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसी को हम लोग लाइफ साइंस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम,
डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये था ईपीएफओ का रिटन एग्जाम का सिलेबस। और जिन बच्चों को अभी आप समझ रहे हैं, आपको अच्छा खासा टाइम मिल गया, तो प्लीज इस डेटा को, इस सिलेबस को ध्यान से गो थ्रू करिए, थॉरो स्टडी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।